मॉर्निंग एवरीवन, शब्दों की बात सीरीज 44 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश बी तजाने। ही इज अ पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पर्सनल काउंसलर एंड ऑल्सो ही इज अ फाउंडर ऑफ माइंड बॉडी वेलनेस सेंटर। और मैं बताना चाहूंगी कि सर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक लिखी है। He wrote an amazing book with the name of Vision Beyond Acuity. So, good morning, sir. First of all, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Thank you. So, sir, without wasting any time, let's start our today's discussion session. Yeah, sure. So, it's series 44, Visual Perception. Sir, मेरा जो first question है, what is the meaning of visual perception? Please आप अपने words में हमें simplify कीजिए. Yeah, sure. So visual perception का मतलब होता है जैसे हम विजुअली कोई भी चीज देखते हैं, हम जैसे हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो हमें उसकी गहराई क्या है वो समझ में नहीं आती। हम दो ही चीजों में देखते हैं, हमें ये चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है। बट विजुअल परसेप्शन इज नॉट अबाउट द क्लैरिटी। जैसे मैंने बुक में भी लिखा है कि बुक लिखने का रीजन ये था, विजन बियॉन्ड एक्यूटी। एक्यूटी मतलब क्लियर दिखना। बट हमें लगता है कि ये चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, वो पढ़ नहीं पा रहा तो उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जी। तो विजुअल परसेप्शन इज बियॉन्ड दैट क्लैरिटी। मतलब कोई भी चीज आप देख रहे हो तो वो दिखने के बाद आपके ब्रेन में वो साइज, शेप, कलर वो सब ब्रेन में फिक्स हो जाता है। और वो फिक्स होने के बाद वो हर जगह पे ब्रेन में जैसे मेमोरी का एक एरिया रहेगा, वो एरिया में जाके वो फिट हो जाता है। और बाद में जब कोई चीज वो दिखाता है तो आपको याद आता है, ओके ये राउंड है, ये रेड कलर का है और इसका साइज इतने से रिलेटेड मतलब है टोमेटो है, या तो मतलब अगर मैंगो रहेगा तो मैंगो से रिलेटेड इमेज आपके ब्रेन में फिक्स होगी। तो ये एक सिंपल फॉर्म है विजुअल परसेप्शन बताने के बारे में। और विजुअल परसेप्शन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, लाइक डिफरेंट सब टाइप्स है। जैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में आता है कि जैसे दो सिमिलर दिखने वाली चीजों में डिफरेंस है ना। जैसे जैसे मैंने आपको टमाटो बोला तो टमाटो और पम वो दोनों सिमिलर लगते हैं, रेड कलर का होता है और दोनों रेड कलर के होते हैं, साइज भी नियर अबाउट सिमिलर होती है। बट ये बहुत ज्यादा डार्क होता है प्लम जो होता है वो, और टमाटो थोड़ा सा कम रेड होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस उसका पहचानना मतलब विजुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे विजुअल परसेप्शन के बारे में, तो ये चीजें सामने आती जाएगी। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम आज का हमारा टॉपिक है विजुअल परसेप्शन, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट नाउअडेज। आजकल हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं, तो क्यों ये आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? ये इम्पोर्टेंट एक्चुअली पहले से इम्पोर्टेंट है, हमें इसका इम्पोर्टेंस अभी पता चला है जी। जैसे हम क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, तो हम बोलते थे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में। हम ये नहीं सोचते थे कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। राइट। जैसे बच्चा लास्ट बेंच पे बैठता है तो मतलब बैक बेंचर है, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, करके पीछे बैठता है, मस्ती करता है, छोड़ देता है। बट हमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि वो मस्ती क्यों करता है या तो पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो जैसे विजुअल परसेप्शन का भी एक मेजर रोल प्ले होता है वो पढ़ाई नहीं करने की इसमें। तो इसमें मैं एक एग्जांपल के जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं करता है बच्चा, तो हमें लगता है कि उसको लिखने में बोर होता है। तो उसके रीजंस बहुत अलग होते हैं, पर उसमें विजुअल परसेप्शन है तो विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे बच्चा ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने के लिए क्या होता है ना, हमें बुक पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे देखेगा और बाद में बुक पे देख के लिखेगा, ठीक है, सेम चीज कॉपी करेगा। तो उसमें जैसे अपनी आंखें होती है, आंखों में फोकस लेंस होता है, लेंस। तो सेम लेंस जैसे कैमरा में होता है वैसे अपनी आंखों में होता है। तो जैसे हम दूर का पिक्चर निकालना है तो उसके लिए कैमरा के लेंसेस एडजस्ट करते हैं और वो पिक्चर हमें क्लियर दिखता है। वो पिक्चर क्लिक करने के बाद अगर सेम फोकस से आप नजदीक का फोटो निकालने जाओगे तो ब्लर होगा, हमें फिर से फोकस एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है ना, वो बच्चे का वो थोड़ा सा डिले होता है, वो फोकसिंग स्किल होता है ना, जैसे अपना कैमरा होता है ऑटो फोकस मोड होता है और मैनुअल फोकस होता है। तो ये बच्चे का मैनुअल फोकस जैसे हो जाता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है फोकस एडजस्ट करने के लिए। तो इतना मिली सेकेंड का ही डिले होता है। बट बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे होने की वजह से वो क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है, वहां देखने के बाद बुक पे देखते वक्त भी थोड़ा ऐसे पीछे करके देखेगा फोकस एडजस्ट करने के लिए, फिर लिखेगा। अगेन ब्लैक बोर्ड पे देखेगा, फोकस एडजस्ट करेगा
और बाद में बोर्ड पे लिखे बुक पे लिखेगा, तो इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। तो बाकी बच्चे फिनिश कर रहे हैं, टीचर पूछ रहे कि हो गया सबका, तो सब बोल रहे हैं हाँ, बट इसका 3/4 ही लिख के हुआ है या तो आधा ही लिख के हुआ है, और इसको शर्म आ रही है कि मैं अकेला कैसे बोलूं नहीं हुआ है करके। तो जाने दे, मैं बाद में किसी का बुक लेके मैं लिख लूंगा। तो किसी का बुक लेके लिख लूंगा, तो तब ये क्या करेगा, इनिशियली 2-3 टाइम प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा, नहीं हुआ फिर लिखना बंद कर देगा, सोचेगा आधा बाद में लिखने से अच्छा अभी पूरे में बाद में लिख लूंगा किसी के बुक से। तो फिर नहीं लिख रहा हो तो क्लास में मैं क्या करूंगा, इरेजर दे, पेंसिल दे, आजू-बाजू वाले से बात कर, इसको ये माँग, उसको माँग, तो टीचर को लगेगा कि यार ये तो मस्ती कर रहा है या तो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर टीचर आके पूछेंगे क्या हुआ है, तो उसका बुक देखा तो बुक में कुछ नहीं लिखा है। तो टीचर को लगेगा कि इसको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आगे वाले बेंच पे बैठो। तो आगे भी प्रॉब्लम वो दिखने का नहीं है ना, उसको फोकस एडजस्ट करने का है। तो बाद में फिर वो वही वहाँ पे भी वैसे ही कर रहा है, तो टीचर को लगेगा कि नहीं ये तो मस्ती वाला है, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। या तो लगेगा कि दिखने में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चेक करेंगे एक्यूटी, वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एक्यूटी चेक करने के बाद अगर वो एक्यूटी कैसे चेक करते हैं, हम लोग वो 20 फीट वो बिठा के ना, जो पेपर लेटर्स रहते हैं, वो लेटर्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो एक जगह पे बैठा रहता है और वो लेटर का जगह एक फिक्स होता है, राइट? तो ये एक बार उसने फोकस कर लिया, तो वहां से छोटी चीज भी ये पढ़ पाता है। फिर ऐसे लगता है कि नहीं इसकी आंखें तो अच्छी है, तो क्या होगा, वो अच्छी होने की वजह से आंखें अच्छी है, नॉर्मल है, हो गया। तो एक तो वो अनडायग्नोस्ड रहेगा, या तो फिर बोलेंगे नहीं ये हाइपर एक्टिव है क्योंकि ये मस्ती कर रहा है ना, इधर-उधर बातें कर रहा है। तो मिसडायग्नोस्ड भी हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसके लिए ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही अगर वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते वक्त फोकसिंग एक हुआ, अदरवाइज फिगर ग्राउंड परसेप्शन जो हम बोलते हैं कि वो जी। सिमिलर दिखने वाली चीजों में से हमें जो पढ़ना है वो फाइंड आउट करना है। तो ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा, तो पर्टिकुलर एक वर्ड जिसपे वो था वो ढूंढने में उसको तकलीफ होती है, मतलब टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। उसको आता नहीं, टाइम लगता है, तो टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है इसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन, मतलब एक सेशन में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बट एक दो बिल्कुल चीजें मैंने आपको बताई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, हम जनरली हम स्कूल में टीचिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बच्चों को ऐसे इश्यूज आते हैं। बट हाँ, हमें इस टर्म के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हो पाती है। हाँ, जैसे कि आपने बोला बच्चे डायग्नोज नहीं हो पाते, मिस डायग्नोज हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल या आपने सही की है सर। सो सर, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि व्हाट आर द विजुअल परसेप्शन प्रॉब्लम्स और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर, ये प्लीज आप हमारे साथ अगर शेयर करें तो विल रियली हेल्प अस। सो देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे हम इन जनरल अगर टर्म करेंगे, जन इन टर्म बात करेंगे विजुअल परसेप्शन के बारे में, तो हम कोई भी चीज को इसको विजुअल परसेप्शन का प्रॉब्लम है बोल सकते हैं। जैसे वो पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, राइटिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग का तो एक अलग पार्ट होता है विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, तो वो अभी आज का टॉपिक नहीं है। बट पढ़ाई में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, जो पढ़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक तो जो पढ़ रहा है वो पढ़ बराबर नहीं पढ़ पा रहा है ना। बिल्कुल। तो इसमें विजुअल ट्रैकिंग हो गया, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये विजुअल फॉर्म कॉन्स्टेंसी बोलते हैं, जिसमें फॉन्ट भी अगर चेंज रहेगा तो भी वो बच्चे को पढ़ने में तकलीफ हो जाती है, या तो वो थोड़ा स्लो पढ़ता है। तो हम लोगों को कॉम्प्रहेंशन, ऐसे लगता है कि विजन का और कॉम्प्रहेंशन का क्या रिलेशन है, बट अगर बच्चे का विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम रहेगा, तो वो क्या करेगा ना, वो पढ़ते वक्त बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेगा, वो मैं वर्ड सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो उसका मतलब नहीं समझ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं वर्ड उस पे ध्यान रहेगा। तो अगर वो पैराग्राफ पूरा का पूरा सिर्फ वर्ड पे ध्यान रखे कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वर्ड पे ध्यान रख के पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, तो उसको क्या पढ़ा था उसका मतलब थोड़ी ना समझेगा। तो बिल्कुल। कॉम्प्रहेंशन में भी उसको प्रॉब्लम आ जाता है ना? तो फिर हमें लगता है नहीं अरे पढ़ता है बट उसका कॉम्प्रहेंशन अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है, या तो उसको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज रहे, ये भी सोच सकते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल सर। तो ये चीजें होती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको राइटिंग मतलब बी को डी लिखता है, पी को क्यू लिखता है, ये जी। प्रॉब्लम होता है। उसमें ये आता है जैसे विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब राइट और लेफ्ट के बारे में पता नहीं चलता है उसको। हम्म। तो उसमें पी को क्यू, बी को डी ऐसे पढ़ता है वो, या तो लिखते वक्त भी काफी बच्चे वैसे लिखते हैं, और वॉज को सॉ लिखेंगे, यस सर। है ना? देयर को टी एच ई आर ई को टी एच ई आई आर लिखेंगे। बिल्कुल। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का हो गया। ऐसे बाद में ये उसका विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप का हुआ था, देयर और देयर का विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में आता है। और ये होता है विजुअल मेमोरी,
अगर विजुअल सिक्वेंशियल मेमोरी भी एक पार्ट होता है, तो अगर वो सीक्वेंस में उसको लेटर्स याद नहीं रहेंगे तो स्पेलिंग्स याद नहीं कर पाएगा, है ना? जैसे हम MANGO मैंगो बोलते, तो MANGO सीक्वेंस में आना चाहिए। वो फोनिक्स का भी अलग से पार्ट है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द विजुअल सिक्वेंशियल मेमोरी। तो उसमें भी उसको स्पेलिंग मिस्टेक काफी होती है। जैसे बोर्ड से कॉपी कर रहा है, वो न्यू वर्ड है और उसका स्पेलिंग उसको सीक्वेंस में याद रखना लिखना है, तो वो सीक्वेंस में याद नहीं रख पाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं। जैसे और एक बात बताता हूँ, विजुअल ट्रैकिंग करके जो होता है ना, जैसे रीडिंग में वो लाइन मिस कर देते या तो वर्ड मिस कर देते हैं बीच में, हाँ बिल्कुल सर। पढ़ते पढ़ते बच्चे जी। ओमिट कर देते एक वर्ड को। तो उसमें क्या होता है ना, विजुअल ट्रैकिंग, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं तो हम पूरा नेक के साथ वैसे पढ़ते हैं, IAM BOY बॉय, तो अपना हेड आईज के साथ मूव होता है ना? तो थोड़े बड़े होने के बाद हेड की मूव थोड़ी कम होती है, आई एम अ बॉय, और अभी हम जब बड़े हो गए तो आई एम अ बॉय मतलब फटक से आंखें ऐसे मुंह के वो पूरा पढ़ लेते हो, क्या पढ़ा वो ब्रेन तक। इसमें भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो लेटर देखा, लेटर का मतलब देखा, उसका पूरा वर्ड का मतलब, और उसका ब्रेन में गया और ब्रेन ने प्रोसेस किया। तो ये प्रोसेस होती है। तो कुछ कुछ बच्चों का आई हेड डिसोसिएशन नहीं होता है, वो बड़े होने के बाद भी उनको हेड मूव करना पड़ता है, बट बड़े होने के बाद उनके सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं, पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं। बट अगर वो बच्चों जैसे मतलब छोटे बच्चे जैसे अगर वो पूरा हेड मूव करके करेंगे तो काफी लेट मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे। जी तो सर। उनको खुद को शर्म आ गया, यार मैं तो बहुत धीरे पढ़ता हूँ, उससे अच्छा मैं पढ़ूंगा ही नहीं सबके सामने, तो वो छोड़ देते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि ये पढ़ाई नहीं करता है, तो उसके पीछे ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसके लिए वो आई हेड डिसोसिएशन नहीं हुआ तो वो यहाँ से पढ़ेगा, तुरंत आंख थोड़ा आगे बढ़ा लेगा और आगे वाला वर्ड पढ़ लेगा, बीच का छूट गया। या तो एक लाइन यहाँ से एक लाइन खत्म हो गई, डायरेक्ट दूसरी लाइन छोड़ दी, तीसरी लाइन से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो आंखों पे कंट्रोल नहीं है उसका, वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, है ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जी सर। सो जैसे आपने अभी अल्फाबेट्स के लिए बताया, कुछ बच्चे जैसे हमने 21 लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, उसको 12 कॉपी करते हैं। हाँ, 12 कॉपी करते तो वो स्पेशल रिलेशनशिप, उसको वो समझ में नहीं राइट। आ रहा कि 1 के राइट साइड में रहेगा 2 तो 12 होगा, 1 के लेफ्ट साइड में रहेगा 2 तो फिर ये 21 रहेगा। वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप बोलते हैं। सर तो हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? आप प्लीज शेयर करिए सर। इसके लिए पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो बच्चे को एग्जैक्ट कौन सी चीज में प्रॉब्लम है। ओके। मतलब जैसे मैंने बताया ना, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, विजुअल मेमोरी, विजुअल सिक्वेंशियल मेमोरी, विजुअल स्पेशल रिलेशनशिप, विजुअल फिगर ग्राउंड परसेप्शन, विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो आपको अगर लगता है कि बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम है, तो आपको एक ट्रेंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल रहेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेंगे, उनके पास जाना है। और वो एक टेस्ट होती है, टेस्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन करके, मतलब TVPS करके, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स का। तो वो टेस्ट पे एक बार चेक कर लेना कि कौन सी एरिया में उसको प्रॉब्लम है। ओके सर। क्योंकि जैसे हमने पढ़ लिया कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो ये होता है। जैसे मेरे पास काफी बच्चे आते थे पहले जिनका TVPS किसी ने किया है, तो TVPS का स्कोर नॉर्मल है, बट फिर भी वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता। तो उसके पीछे का रीजन विजुअल फोकसिंग था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया ना, फोकसिंग का, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना। तो हो सकता है कि कुछ स्किल अच्छी भी रहे, बट एक पर्टिकुलर स्किल में उसको प्रॉब्लम रहेगा। तो हमें उसके लिए अगर थेरेपिस्ट के पास जाके आप एक बार डायग्नोस्ट कर लो उसको, या तो वो डायग्नोस्ट मतलब क्या है, ये बहुत से बच्चों को मतलब डिले डेवलपमेंट में होता है ऐसे। मतलब हमें भी कभी कभी पढ़ने में वो प्रॉब्लम होता है, हम एक वर्ड को दूसरा वर्ड बोल लेते जो अपने दिमाग में रहेगा, जो सोच रहे तो वो इसी के हिसाब से कोई भी वर्ड को हम ये कर लेते हैं, है ना? तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो सही टाइम पे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाके ये स्किल पूरा, ये जो टेस्ट होता है वो टेस्ट ये कर लेना है, और उसके बाद उसके हिसाब से फिर एक्टिविटीज वो देंगे वो करना है। तो इसमें मैं आपको एक्टिविटीज बता सकता हूँ जो जनरली आप कर सकते हो, मतलब नॉट इन द सेंटर, बट जो घर में या तो ये कहीं जाते हैं तब, जैसे मैंने फोकसिंग के बारे में जो बोला आपको, तो उसका एक बेस्ट मुझे लगता है सॉल्यूशन, जैसे हम कार में जा रहे तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, कार में भी बैठ के मोबाइल पे गेम खेलते रहते, कुछ तो भी करते रहते हैं, राइट? तो उससे अच्छा वो विंडो पे बैठे, और जाते वक्त आजकल बैनर्स तो बहुत लगे हुए रहते हैं रोड पे, तो उनको
एज के हिसाब से, जैसे छोटा बच्चा तो ए कहाँ है, बी कहाँ है, ऐसे पूछना उसको बैनर पे या तो जाते ओके। वक्त। तो उससे क्या हो रहा है, वो दूर से बैनर दिखा तो उसका डिस्टेंस ज्यादा है, बट आप वो बैनर के ऊपर क्या लिखा है पूछोगे तो उसको कंटिन्यू अपना आई का मूवमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा और उस पर फोकस करके रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका फोकसिंग स्किल बढ़ेगा, राइट। है ना। तो फोकसिंग स्किल बढ़ेगा, ट्रैकिंग बढ़ेगा, विजुअल ट्रैकिंग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है, मतलब कार तो चल रही हो तो पापा को बोल नहीं हम्म। सकता कार रोको मुझे पढ़ना हम्म। है ना। तो ऐसे हर चीज एक बार नहीं समझेगा, दूसरी बार नहीं समझेगा, तीसरी बार वो उसको करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली इसमें वो स्किल डेवलप हो रही है, उसका फोकसिंग भी हो रहा है, विजुअल ट्रैकिंग भी हो रहा है। और ऐसे ये जो चीजें होती है जैसे विजुअल स्पेशल, बी को डी बोलना और डी जी। को बी बोलते हैं, या हम्म। तो पी को क्यू बोलते हैं, तो इसमें भी काफी ये होते रीजंस हो सकते हैं। कोई कोई बच्चों में होता है बी को एग्जैक्ट अपोजिट करना, या तो कोई बच्चे डी को बी करता है, जी। सिर्फ बी लिखेगा या तो सिर्फ डी लिखेगा। हम्म। तो इसके लिए मैं अलग से प्रैक्टिस, मतलब अगर सिर्फ बी है तो ऐसे एक्टिविटीज बनाओ जिसमें जैसे सर्कल बना लिया और उसमें बी और डी, बी और डी, बी और डी, पी क्यू बी क्यू, ऐसे सिर्फ ऐसे लिख के रखने का और उसको एक ही जी। लेटर को सर्कल करने के लिए बोलने का। ओके। उससे क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं, बी बोला है तो यही साइड में, क्योंकि सिमिलर दिखने वालों में एक पर्टिकुलर चीज मुझे देखना है। जी। तो जितना वो चीज का प्रैक्टिस करेगा उतना वो इम्प्रूव होगा। सर अभी जैसे आपने कार वाला एग्जांपल दिया तो मुझे याद आया कि जब मैं छोटी थी तो हमारे फादर हम स्कूटर पे जाते थे तो हमेशा वो बताते थे कि देखो ये एरिया ये है, देखो इस रोड से जाओगे तो नेक्स्ट ये एरिया आएगा। तो अभी भी अगर हम नहीं जाते हैं बहुत टाइम बाद भी, बट वो साइट रीडिंग से हमारे ब्रेन में समवेयर है, तो हमें याद रहता है कि हाँ इस जगह पर हम आए हुए हैं। यस, तो वही तो आजकल बच्चों को हम लोग जितना मोबाइल देते हैं या तो कोई भी चीज में होते हैं ना, उसकी वजह से, क्योंकि अपने स्किल्स नॉर्मली डेवलप हो गए, क्योंकि अपने पेरेंट्स ने हमें वो तरीके से बड़ा किया है। बिल्कुल सर। इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस की कुछ तो भी नया आया है, विजुअल परसेप्शन का प्रॉब्लम है तो कुछ तो भी नया डिफिकल्ट डिसऑर्डर या तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो नॉर्मली नेचुरली डेवलप होते थे, जो तरीके का एनवायरनमेंट हमें मिलता था, वो हमें नहीं मिल रहा है अभी। बिल्कुल। हर बच्चे अपने मोबाइल में रहेंगे, या तो मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल में कार चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, तो वो मोबाइल में कर रहा है, वो फिजिकल लेवल पे उससे कुछ नहीं हो रहा है, वो इसके लिए बिल्कुल। वो थोड़ा डिले है। तो हम्म। अगर उसमें इम्प्रूव करना है तो यही चीज जो हमने बचपन में की है वो आपको करनी पड़ेगी। मैं तो काफी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मैं एज अ ओटिस्ट, मैं पीडियाट्रिक ओटिस्ट, मैं आपके बच्चे के साथ वही कर रहा हूँ जो मैं बचपन में करता था, सिर्फ मैं पैसे ले रहा बिल्कुल हूँ। सर। आई एग्री सर, आई एग्री। तो नहीं, बट इसमें भी ऐसे मैं मजाक में वो बोलता हूँ, बट एक्चुअली इसमें वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ लैग कर रहा है आपका बच्चा। नहीं बिल्कुल तो सर। बाकी लोगों को दिखता है कि यार ये तो ओटी में क्या कर रहा है, सिर्फ खेल कूद हो रहा है, तो हमें तो ये तो हम भी कर सकते हैं, या बिल्कुल। तो हम भी घर में कर सकते हैं। बट वो बहुत गलत फहमी होती है, क्योंकि हम उसमें एज अ ओटिस्ट हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सी एरिया में उसको प्रॉब्लम है। जी। जैसे हम पूरा गेम भी खेल रहे हैं, तो गेम खेलते वक्त भी जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोई भी बच्चों को लगता है वाह सर के साथ हमने क्रिकेट किया, बट हम्म। वो कौन सा क्रिकेट, कैसा क्रिकेट, हमने रूल्स कैसे बनाए और रूल्स क्यों बनाए। तो बच्चे में जो डिफिकल्टी रहेगी उसको पकड़ के, अगर बच्चे को बैलेंस का इश्यू है तो हम्म। हम लोग क्या करके बैलेंस में भी बहुत सारी चीजें आती है, तो बैट्समैन इक्विलिब्रियम बोर्ड पे खड़ा रहेगा, जी। है ना। तो बोर्ड पे खड़ा रहेगा तो उसका खेलते खेलते बैलेंस भी इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल सर। बट वो कितना इक्विलिब्रियम रखने का, कितना ज्यादा, मतलब ये रखने का, वो पूरा ओटिस्ट को वो फ्रेम करना पड़ता है। बिल्कुल सर। हम लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कौन से स्टिमुलस की जरूरत है, हम्म। वो क्या देना है वो ओटिस्ट डिसाइड करता है, बट एक्टिविटी कैसे कराना है कि वो बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर हम रखते हैं। तो लोगों बेसिकली को या तो बच्चे को लगता है हमने एंजॉय किया, हमने खेला है सिर्फ। हाँ बिल्कुल सर। तो डेली लिविंग एक्टिविटीज तो बहुत जरूरी होती है, जितना हम बच्चों को प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स में उनको इम्प्रूव वो कर सकते हैं, उनको इनहेंस कर सकते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल मैंने काफी देखा है, मतलब हमारे यहाँ मतलब सोशल इकोनॉमिक स्टेटस काफी बढ़ गया है, तो हर चीज के लिए हमारे पास सर्वेंट होता है, जी। तो हर चीज सर्वेंट करता है, बच्चा कुछ करता ही नहीं है। तो बिल्कुल सर। बच्चे को जब से छोटा होता है तब से उसको एक्सप्लोर करने दो, हम जो बच्चे से बड़े होते हैं हम एक्सप्लोर करके ही सीखते हैं। हम्म। नहीं तो बटन नहीं लगा पा रहे तो इसको शर्ट पहना दो, इसको पैंट पहना दो, अगर वो सब सर्वेंट करेगा तो ये बच्चा कब सीखेगा। बिल्कुल।
और बाद में फिर हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद आते हैं और उसके पास किसका फाइन मोटर स्किल्स अच्छा नहीं है, वो डेवलप करते बिल्कुल, बच्चा बड़ा हो गया है, शर्ट नहीं बटन बंद कर हैं। पा बड़ा रहा। हाँ हाँ, तो यही अगर बचपन से सर्वेंट की जगह पे आपने बच्चे को बोला होता कि 3 बटन दीदी लगा के देगी या तो भैया लगा के देंगे, ऊपर वाले 3 आप लगाओ, तो बिल्कुल, ऑटोमेटिकली हो जाता था उसका फाइन मोटर स्किल्स ठीक। राइट सर। कोई बच्चे होते हैं जिनमें मतलब करने के बाद भी नहीं आता, तो उसको फिर थेरेपी की जरूरत होती है। उसमें फिर थेरेपिस्ट डिसाइड करेंगे कि एज के हिसाब से कैसे एक्टिविटीज देके उसको इम्प्रूव करना है। जी सर, तो इतनी सुंदर तरीके से आपने हमें इतनी सारी बातें बताई हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, उन्हें मौका दें कि वो अपनी चीजें खुद करें। या तो सर मतलब अभी हमारा एज अ हाँ जी, पेरेंट क्या होता है ना, हम लोगों को सब जल्दी में करना होता है। शर्ट पहन ले, हाँ पहन रहा हूँ, वो नहीं पहन पा रहा है तो ठीक है, मैं करके दिया, मैंने हो गया तेरा। हम्म, आज हम 5 मिनट वेट नहीं कर पा रहे, बट वो बड़ा होने के बाद फिर 1 साल उसको फाइन मोटर स्किल सिखाने में हम ये करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज अपना 5 मिनट दो उसे, उसको 5 मिनट उसका लेने दो, पर उसको करने के लिए बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर तो इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो इन बातों के बाद, इतनी अपनी गाइडेंस के बाद, हमारे व्यूअर्स और जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं उनके लिए आपके कुछ गाइडेंस हो, प्लीज शेयर करिए सर। तो जैसे मैंने अभी पूरे सेशन में वही बात की मैंने कि नए पेरेंट्स के लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी, आपका बच्चा जितना खुद होके कर सके कोई भी चीज, जी उसको खुद होके करने दो। आजकल बच्चों में भी पेशेंस नहीं रह रहा है, बट हमारे एज अ पेरेंट भी हमारा पेशेंस कम हो गया है। जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, अरे बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ ड्रेस पहनाना है या तो कुछ शर्ट की बटन लगानी है, तो हम खुद ही लगा के देंगे। लेस, शूज को लेस बांधना है, हम खुद ही। तो उससे हम्म, अच्छा उसको आधे घंटे पहले तैयार होने के लिए बोलो, बिल्कुल। उसको खुद करने दो। क्योंकि ये जी आपका सर। आज के 5 मिनट 10 मिनट बचाने के चक्कर में उसके स्किल्स में डिफिकल्टी हो रही है। आई कांट से लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, बट जी स्किल्स में डिफिकल्टी हो रही है। जी उसकी वजह से एकेडमिक्स में डिफिकल्टी होगी, और एकेडमिक्स में डिफिकल्टी होगी तो फिर वही पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर अगर हम वो हम्म, निगेटिव थॉट्स उसको देंगे, तो वो खुद भी वो निगेटिव थॉट्स लेगा, जी और बाद में फिर पता नहीं वो क्या करेगा। हम्म, बिल्कुल सर। तो कोई भी जो पढ़ाई में कमजोर है, ये है, हम बोलते हैं ना, वो पूरा ऐसे ही हो गया, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, गलत संगत में रह के ये हुआ वो हुआ। बट हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ थेरेपिस्ट, वो रीजन क्या है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होने का। कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब बच्चा हम्म, छोटा होता है ना, तो हर बच्चे को नई चीज देखने की इच्छा होती है। जी आप देखो, अगर 2 साल का 1.5 साल का बच्चा, मतलब कोई ढक्कन भी रहेगा तो उसको देख के ये खेलते रहेगा उसके साथ। हम्म, अगर आप नई चीज उसको ए बी सी डी दिखाओगे, सिखाओगे, तो उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। बट अगर वो उसको डिफिकल्ट लगने लगे और आप उसको जबरदस्ती कुछ कराए, उसको बिना इंटरेस्ट डेवलप किए, तो फिर वो उससे थोड़ा सा दूर भागेगा। हम्म, और अगर आप सिखाओगे और वो सीख रहा है, तो उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर नहीं बिल्कुल। सीख रहा है तो वो दूर भागेगा, हम्म, और बाद में हम छोड़ देंगे, तो बाद में वो ये हो जाएगा, उसको पढ़ाई का इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो तो सर आज के सेशन में भी आपने हमें बार बार यही कहा है, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी यही मैसेज है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उन्हें बूस्ट करते रहना चाहिए, सो दैट उनका मोटिवेशन लो ना हो, हाई हो हमेशा। या Thank you so much, sir, for your wonderful guidance, and it was really amazing session. And thank you so much for spending your valuable time with Ekpadav. I'm really grateful इट्स to you, sir. no, but I'm always helpful for people like you, those who are working good for the society. Thank you, Yeah, sir. it's Thank you, my sir. pleasure to give my Thank you, time. sir. Thank you. नहीं सर, आपका शेड्यूल बिजी रहता है, आपने हमें इतना टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच सर। तो Welcome. वाइंड अप करते हैं सर आज का सेशन। Sure, sure. Yeah. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। डेफिनेटली आज की सर की गाइडेंस और जो भी सर ने हमें बताया, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप हमारे इस मिशन में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि ये सेशन आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट हर एक बच्चे को हेल्प मिल सके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुश Welcome. रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।